अच्छा, बेसिकली मेरा मौजूद जो दिया है टैक्सेस के ऊपर दिया है, और भी बात करेंगे। जो टैक्सेस, जो भी प्रॉपर्टी की जो होती है, सेल डीड, कन्वेंस डीड एक ही चीज़ होती है, उस पर टैक्स लगते हैं। और एक गिफ्ट डीड होती है, एक होती है डिक्लेरेशन कन्फर्मेशन ऑरल गिफ्ट, उस पर टैक्स नहीं होता है। गिफ्ट डीड जो होती है उसके ऊपर एक टैक्स होता है FBR का, और सेल डीड पे जितने भी टैक्स होते हैं प्रॉपर वो लगते हैं। लेकिन कवर्ड की वजह से इस वक्त दो टैक्सेस माफ़ है, एक CVT कैपिटल वैल्यू टैक्स, और एक जो रजिस्ट्रार ऑफिस में स्टैम्प अपना रसीद कटती है उसकी 1% और 1.5%। टैक्सेस जो है, एक तो स्टैम्प ड्यूटी होती है, गवर्नमेंट ने इस वक्त जो है, इस वक्त जो जा रही है FBR की जो वैल्यू है, कोई भी एक वैल्यू उठा ले, नात नाजाबाद की ले लें, नात नाजाबाद की इस वक्त वैल्यू 50,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड है। 50,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड से जो भी आपका जितना दिए, ग्राउंड फ्लोर है तो 50,000 के हिसाब से लगेगी, और अगर ग्राउंड +1 है तो 1/4 उसमें शामिल करते हैं, 62,500 से लगती है। जो भी वैल्यू आती है उसका 1% जो है कोर्ट से स्टैम्प ड्यूटी लगानी पड़ती है। और FBR की भी यही वैल्यू है, तो FBR का अगर आप लोग फाइलर है, परचेज़र अगर फाइलर है तो 1% की स्टैम्प ड्यूटी जाएगी, और अगर वो नॉन फाइलर है तो वो जो वैल्यू हमने पुटअप की हुई है उसको 2% लेना पड़ेगा। परचेज़र की बात हो रही है। और अगर वही प्रॉपर्टी जो सेलर है उसके नाम पे हुए हुए 4 साल हो गए हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, और अगर 4 साल नहीं हुए हैं तो उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। अगर फाइलर है तो 1%, नॉन फाइलर है तो 2%। अब कुछ अरसे बाद कवर्ड ख़त्म होगा तो उसके बाद CVT भी शुरू हो जाएगा, कैपिटल वैल्यू टैक्स। ये इस वक्त जो है 1.5% है, जो भी सेल डीड की वैल्यू आएगी उसका 1.5%। ये सेल डीड कन्वेंस डीड के ऊपर है, और गिफ्ट डीड पे भी लगेगा। एक होती है ऑरल गिफ्ट और एक होती है गिफ्ट डीड। तो ये ऑरल गिफ्ट पे नहीं लगता, सिर्फ गिफ्ट डीड पे लगता है। गिफ्ट डीड बेसिकली ऐसी होती है ना, जैसे आपस में रिलेशन नहीं होता लेकिन फिर भी वो तोहफा देते हैं, कर देते हैं कुछ टैक्सेस बचाने के लिए, FBR में माइनस होने के लिए, तो वो गिफ्ट डीड पे टैक्सेस लगते हैं, लेकिन ऑरल गिफ्ट पे कोई नहीं लगता टैक्स। तो ये, और एक रजिस्ट्रार ऑफिस में एक रसीद कटती है, वो भी सेल जो डीड वैल्यू बनती है उसका 1% लगता है। ये सिंपल सी, जैसे रजिस्ट्रार ऑफिस में जो टैक्सेस होते हैं यही होते हैं सिर्फ, इसके अलावा तो बहुत कुछ होता है, लेकिन सिंपल कानूनी तौर पे यही चीज़ें हैं। अब इसी तरह KDA है, KMC है, कच्ची आबादियाँ हैं, वो KMC की लैंड है, उसके अंदर भी सारी चीज़ें ऐसे ही होती हैं। 100% सारी चीज़ें ऐसा ही होती हैं। जैसी KDA, ये रजिस्ट्रार ऑफिस में ना लीज़ करा रहे हैं तो KMC से पहले लीज़ करा लेंगे, जो डिपार्टमेंट है उसका लीज़ करने के बाद जब सेल करेंगे तो वही कंडीशन है, लेकिन उसकी वैल्यू कम है। जो FBR ने जो नोटिफिकेशन निकाला हुआ है, बुक निकाली हुई है, उसके अंदर कच्ची आबादी की रेट्स कम है। जैसे यहाँ पर 50,000 है ग्राउंड फ्लोर के, वहाँ पे 4,500 है कच्ची आबादी में, फ़र्क आ जाता है बहुत ज़्यादा। तो इसी तरह ट्रांजेक्शन में भी फ़र्क आता है, हर चीज़ में फ़र्क आता है। बेसिकली टैक्सेस सिर्फ यही है, इसके अलावा आप लॉयर मुख्तलिफ बातें करते हैं, ये करते हैं, वो सब नथिंग। सर गिफ्ट डीड जो बोल रहे हैं इसके नुकसान हैं, हर चीज़ के एडवांटेज हाँ, इसके नुकसान हो रहे हैं। देखिए, गिफ्ट डीड के अंदर अगर आपने गिफ्ट डीड किया तो कोर्ट में चैलेंज हो सकता है। मिसाल के तौर पे इनवेटर है, मैंने सिर्फ सबमिट किया, मैं ये करने अपने पैसा बचाना है, इनको मैंने गिफ्ट शो कर दिया, इसके नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि अगर गिफ्ट किया है, अगर कोई और आ गया, जैसे 1% ने सेकंड पर्सन को गिफ्ट किया है, कोई रिलेशन नहीं है, तो होता क्या है कि 1% का जो रिलेटिव है वो कोर्ट में जा सकते हैं, वहाँ पर उनकी जैसे बात एप्लीकेशन जैसे वो कर ली जाती है, बात होती है, उस पर हेयरिंग्स होती हैं। सेल डीड के ऊपर पहली पेशी पे, दूसरी पेशी पे आमतौर पे ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन गिफ्ट के ऊपर मामला उलझ जाते हैं। ऑरल गिफ्ट के ऊपर नहीं होते। गिफ्ट डीड के ऊपर अब जैसे आप आमतौर पे क्या करते हैं, लोग पावर होती है किसी के पास, वो थ्रू पावर, अगर जैसे शौहर के नाम पर कोई पावर है, एक आदमी है, वो अपनी बीवी को गिफ्ट करता है
थ्रू पावर गिफ्ट डीड जो होगी, थ्रू पावर गिफ्ट डीड जो होगी वो तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन उस पर क्लासेस सारी सेल की लग रही है। गिफ्ट डीड के ऊपर अगर शौहर अपनी बीवी को गिफ्ट डीड कर रहा है तो खर्चा सारा जो है, ड्यूटियाँ सारी वो लग रही हैं उसके ऊपर, है ना। इसमें एक चीज़ रह गई टाउन टैक्स, वो गिफ्ट डीड में टाउन टैक्स नहीं लगता है, और जो सेल डीड वगैरह होती है उसमें टाउन टैक्स लगता है। ये रह गया था, टाउन टैक्स लगेगा 1% वही, लेकिन गिफ्ट डीड में टाउन टैक्स नहीं लगता है। सिर्फ जो थ्रू पावर शौहर बीवी को, बीवी शौहर को देती है वो सही होता है, और अदरवाइज जो होती है उसमें कानूनी नुक्स आ जाते हैं बाद में। अगर निकालना चाहे कोई तो निकाल सकते हैं उसमें। अभी रिसेंटली सर अभी बंदा रजिस्ट्री कराता है, वकील के पास जाता है, वकील जब अपना हिसाब किताब बनता है उसके अंदर लिखता है स्टैम्प ड्यूटी। अभी आपने स्टैम्प ड्यूटी खत्म करी हुई, तो स्टैम्प ड्यूटी ख़त्म नहीं की है, एक रसीद कटती है रजिस्ट्रार ऑफिस में। आपने कभी खत्म हुआ वो रसीद जो कटती है ना 1% की, जितने की स्टैम्प ड्यूटी लग रही है उतनी की रसीद कटती है रजिस्ट्रार ऑफिस में, वो ख़त्म हुई है कोविड की वजह से। कोविड की खत्म हुई है, बट फिर भी वकील क्यों नहीं रहेंगे? मुझे नहीं मालूम, आपको केस दिखाएंगे तो मैं डिस्कस करूँगा। और एक CVT कैपिटल वैल्यू टैक्स, ये 2 ख़त्म हुए हुए। खत्म हुई तो बताइए, इसलिए नहीं रहे वो बाकायदा उसकी रसीद मिलती है रजिस्ट्रार ऑफिस में। जब पहले कैश लेते थे, अब थ्रू पे ऑर्डर लेते थे, ठीक है ना। अब वो चीज़ ख़त्म हुई हुई है, लेकिन ये ख़त्म हो जाए, जैसे ख़त्म हुई हुई है शुरू हो जाएंगी। मेरा अपना ख्याल है शायद जून के अंदर शुरू हो जाए, जुलाई के अंदर। ये जो बजट आ रहा है ना, इसके बाद शायद शुरू हो जाए। सर ये बताएं, परचेजर की कौन कौन सी टैक्स होता है, सेलर की कौन कौन सी टैक्स? सेलर जो है उसके बाद सिर्फ एक टैक्स लगता है, टाउन टैक्स। और गेन टैक्स 4 साल के अंदर 4 साल के बाद एक टाउन टैक्स तो हर सूरत में लगेगा सेलर के ऊपर। और अगर सेलर के नाम पे प्रॉपर्टी हुए हुए, अगर वो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी उसके नाम पे हुई हुई है तो उस पर नहीं लगता, लेकिन अगर परचेज करी हुई है 4 साल हो गए हैं तो नहीं लगेगा। नहीं तो उसके ऊपर फाइल है तो 1%, नॉन फाइल है तो 2% गेन टैक्स लगेगा। इनहेरिटेंस से मुराद यूँ समझ लें कि किसी के नाम पे प्रॉपर्टी थी, उनका इंतकाल हो गया, उनके बीवी बच्चों ने अपने नाम पे कराई, इनहेरिटेंस म्यूटेशन हो गया। अब अगर वो बेचना चाहेंगे तो जैसे उसको 1 साल हुआ उनका नाम पे हुए तो उस पर टैक्स नहीं है, गैन उस पर गैन नहीं है। 1 साल के अंदर बेचना, 1 साल में हो 6 महीने में, वो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी जो होती है वो जो उन्होंने अपने नाम पे कराई है, उनकी बेवन है, बेटे बेटियों ने, उनके नाम पर वो गैन टैक्स नहीं है। लेकिन सेलर जो भी है, अगर कोई टैक्स लग रहा है, एक गिफ्ट डीड पे होता है, सेल डीड पे, उसमें टाउन टैक्स सेलर पे है, और बाकी जो भी अखराजात होते हैं वो परचेजर करता है। आगे अभी हम एक केस सॉल्व कर रहे हैं, जो वालदा की उनकी डेथ हो गई, FRC निकाला, 5 बच्चों का नाम है, ठीक है, वो अपना सौदा बेचना चाह रहे हैं। अब सेल डीड की तरफ तो भी फिर नहीं जा सकते, पहले जो है वो इनहेरिटेंस म्यूटेशन करानी पड़ेगी। पहले यहाँ का भी है, KDA का है सोसाइटी, तो इनहेरिटेंस पहले म्यूटेशन हो जाएगा, फिर इसके बाद सेल कर सकते हैं। तो मतलब उससे इनहेरिटेंस म्यूटेशन से जो है वो सारे जो उनके बच्चे हैं वो उसके मालिक बन जाएंगे, KDA से होगा जी। जैसे उनकी जिनका इंतकाल हो, उनकी बीवी, बेटे, बेटियाँ, बीवी के इंतकाल होंगे बीवी के नाम। हाँ, तो अगर बीवी जिसका भी है, जो भी लोग FRC में आएंगे उनका नाम चढ़ जाएगा म्यूटेशन पे। वो वाला म्यूटेशन इनहेरिटेंस म्यूटेशन कहलाता है, वो टाइटल म्यूटेशन भी कहलाता है। एक तो होता है ना सेल डीड कराए, सेल डीड पे म्यूटेशन कराया, ये नॉर्मली म्यूटेशन होता है। एक होता है किसी के नाम पे था, उसका इंतकाल हो गया और उसने फिर अपने नाम पे म्यूटेशन कराया, क्योंकि उसकी बेस नहीं है सेल डीड, गिफ्ट डीड, XYZ, वो डायरेक्ट म्यूटेशन हो रहा है। वो इनहेरिटेंस म्यूटेशन जो होता है वो टाइटल म्यूटेशन होता है। ठीक। तो सर ये कैपिटल गेन टैक्स और CVT डिफरेंट है या ये अलग अलग है। दोनों अलग है? कैपिटल वैल्यू टैक्स है, ये अलग है, ये अपना गवर्नमेंट सिंध का है। और ये जो है अपना FBR का जो टैक्स है, गेन टैक्स और एडवांस टैक्स, ये जो है ये हैं अपना FBR के, फेडरल के, ये टैक्स अलग अलग है। उनका पैसा जो होता है वो फेडरल को जाता है, FBR का गेन टैक्स हो गया, एडवांस टैक्स हो गया। एडवांस टैक्स जो है वो परचेज़र के ऊपर आता है, एडवांस टैक्स परचेज़र पे आता है, गेन टैक्स सेलर पे आता है। सेलर पे की सूरत में आता है जब अगर 4 साल नहीं हुए, CVT परचेजर देगा। हाँ परचेज़र देगा। CVT जो है कैपिटल वैल्यू टैक्स परचेज़र देगा, ये 1.5% है, जो भी वैल्यू पुटअप होती है ना उसका 1.5% है। लोकल गवर्नमेंट का है, जी CVT लोकल गवर्नमेंट का है। जी लोकल गवर्नमेंट का है उससे। ये
फेडरल गवर्नमेंट का नहीं है। सीवीटी में जो है वो फाइलर नॉन फाइलर के चक्कर नहीं, सीवीटी में फाइलर नॉन फाइलर का कोई इशू नहीं है। वो गवर्नमेंट ने मुख्तस कर दिया है कि जो भी आपकी सैलरी की वैल्यू है उसके ऊपर 1.5% लगेगा। लेकिन अभी जैसे अभी माफ़ हुआ हुआ है कवर्ड की वजह से, ये बड़ी बात है, या पूरे पाकिस्तान में माफ़ हुआ हुआ है। मतलब अगर ये खुल जाएगा तो सब्सिडी की वैल्यू और बढ़ जाएगी, वैल्यू नहीं बढ़ेगी। एक सब्सिडी हो रही है फ्लैट की 3 लाख रुपए की, हाँ। अभी इस गेन और टाउन टैक्स के साथ जब ये चीज़ खुल जाएगी 3 से 4 जा सकती है फिर तो ये वो देखिए खर्चा जो भी आएगा कैलकुलेशन करके सामने आता है। मतलब चीज़ बढ़ जाएगी। उसकी वैल्यू बढ़ती है नहीं बढ़ती है उसका ताल्लुक नहीं है इस काम से। खर्चा अगर खुल जाएगा तो खर्चा बढ़ जाएगा, ये कुछ नहीं मतलब है हाँ, ना, लाज़िम तो है। ये टैक्स कम है, जब टैक्स बढ़ेंगे तो खर्चा बढ़ेगा। वो लाज़िमात है। जब गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दी तो कम है, जब बोलेगा वो जो हमने ख़त्म किया था वापसी ले रहे तो बढ़ जाएगा। ये चीज़ है। म्यूटेशन और ट्रांसफर में क्या डिफरेंस है? देखिए ट्रांसफ़र और म्यूटेशन का ये होता है, कोई प्रॉपर्टी लीज होती है ना, तो आपने बेच दी, जिसने ख़रीदा सेल डीड करा के ख़रीदा तो वो जाएगा केडीए में केएमसी में, तो वो म्यूटेशन होता है। और लीज से पहले जो वो जैसे आपके नाम पे था अलाटमेंट, आपने बगैर लीज कराया सेकंड पर्सन को बेचा, वो केडीए में स्टेटमेंट होता है उसका और वो ट्रांसफ़र कहलाता है। बेसिकली लीज से पहले जो होता है केडीए में वो ट्रांसफ़र होता है, और लीज के बाद जो जैसे वहाँ पे होता है वो म्यूटेशन कहलाता है। ये थोड़ा सा फ़र्क है लेकिन है फ़र्क। अच्छा ये तो थी हमारी टैक्सेस के ऊपर, अगर इस पर कोई सवाल नहीं तो आगे। एक चीज़ ये बताएं, ये जो सीवीटी वगैरह ये टैक्स कब अप्लाई होते हैं? जैसे अब एक चीज़ मैं बेच रहा हूँ, मैंने एक सेल एग्रीमेंट बनाया, सही, ठीक है, अब वो तो सोसाइटी ऑफिस से ट्रांसफ़र हो रहा है। अब तो उसमें ये होता है कि जैसे 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, हमें पता है कि इस पर टैक्स देना है, तो वो हम उसको लेवल वैल्यू से कम थोड़ा एग्रीमेंट करते हैं, बना लेते हैं, तो वो रजिस्ट्रार नहीं बल्कि सोसाइटी ऑफिस में जमा हो जाता है। तो ये टैक्स कब अप्लाई होता है, किस तरह से? देखिए अगर आपकी सोसाइटी का अगर कोई है तो आप वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी आपकी लीज हुई भी है, लीज नहीं होगा, लीज नहीं होगी तो फिर उसका वो रजिस्ट्रार सोसाइटी के अंदर जो भी लेन देन होगा उसकी कोई वो नहीं है। वो सोसाइटी के हर सोसाइटी के अपने जो है ना अपने बायलॉज बनाए हुए होते हैं, ये याद रखिएगा। और लीज होने के बाद फिर नए बायलॉज आ जाते हैं, फिर जो भी टैक्सेस होंगे लीज होने के बाद जो गवर्नमेंट ने जो इसका कैटेगरी निकाली हुई है रेट लिस्ट, उसके हिसाब से फॉलो होगा सारा काम जो है ना, स्टैम्प ड्यूटी, आपकी रसीद कटेगी, सीवीटी, एडवांस टैक्स, गेन टैक्स, टाउन टैक्स, सारा उसके हिसाब से होगा। और लीज से पहले जो सोसाइटी के दफातर के अंदर ट्रांसफ़र होता है वो जो है वो उसकी बायलॉज हर सोसाइटी के अपने अपने होते हैं, उसके हिसाब से होता है। ये सोसाइटी ऑफिस मतलब इसका जिम्मेदार होगा? हाँ वो सोसाइटी ऑफिस का जिम्मेदार होता है। मतलब सेलर परचेज का इसमें कोई नहीं है, उससे तो अपना डील पूरी कर नहीं तो वो जैसे जो भी होगा सेलर परचेजर सोसाइटी के दफ्तर में जाएंगे, जो उनके बायलॉज उनको उसको पुटअप करेंगे, तो फिर आगे जैसे बात चलेगी ना, जो उनकी फ़ीस होगी, जो उनकी रिक्वायरमेंट होगी उसको पूरा करेंगे तो फिर बात चलेगी आगे, ये होता है। सर लास्ट क्वेश्चन ये कि म्यूटेशन लोग मुझे तुमसे फोन आता है कहते हैं म्यूटेशन क्या है? बहुत से लोग तो म्यूटेशन का आसान समझाना चाहें तो म्यूटेशन का आसान फर्क मुझे समझाएं कि म्यूटेशन है क्या? हाँ अब समझ लें कि किसी के नाम पे लीज थी ना, उसने सेकंड पर्सन को बेच दिया, सेल डीड करा ली उसने, सेल डीड हो गई, सेल डीड के कागजात आ गए, ठीक है ना। अब जिसने बेचा था केडीए की अगर है तो आमतौर पर जैसे बड़ा काम केडीए का ही होता है ना, तो केडीए में जिसने बेचा था उसके नाम पर रिकॉर्ड चढ़ा हुआ है ना, लीज है या उसने जो भी म्यूटेशन करा उसके नाम पे। केडीए में रिकॉर्ड को चेंज करवाने के लिए, केडीए में रिकॉर्ड को चेंज कराने के लिए वो म्यूटेशन कहलाता है। तो वो वहाँ पे जो है फिर उस जैसे उनकी फ़ाइल जो है पुरानी जिसने सेल की थी उनकी फ़ाइल के साथ इनकी फ़ाइल भी लग जाएगी, उसको म्यूटेशन कहा जाएगा। हाँ उसको म्यूटेशन कराया था, जो भी केडीए के बाय रूल्स होते हैं उसको फॉलो करके उसको बनाना, ठीक है ना। तो फिर कोई रिकॉर्ड में जाएगा चेक करने के लिए, पता चलेगा हाँ भाई अब जिसने म्यूटेशन कराया ये ऑनर है, पहले ये था अब ये है जी। अलॉटमेंट से ट्रांसफर आपने क्या होता है किसी के प्रोजेक्ट में कोई फाइल देते हैं और ट्रांसफर, उस पर कोई टैक्सेस नहीं होगा? नहीं, देखिए पहले तो समझ लें कि जो अलाटमेंट होता है ज़्यादातर पुराने जो है बैलेटिंग पे हुए हुए, इसके 4 चालान होते हैं, अलाटमेंट के पुराने इसके 4 चालान होते हैं, उसके नाम पर है, उसने अपनी फ़ाइल कंप्लीट कराई, एक्नॉलेजमेंट पोजीशन निकाला, साइड प्लान निकाला, अपने सारे क्लियर कर ली। अब अगर वो किसी दूसरे को बेचेगा
लीज़ कराने से पहले वो बेच रहा है तो वो ट्रांसफ़र कहलाता है। और केडीए के जो बायलॉज हैं, जो रूल्स हैं, जो फीसें हैं, उसको भर के वो अपने नाम पे करा सकता है। फॉर्म नंबर 1 चलता है उसके अंदर ट्रांसफ़र में। और हाँ, उसमें भी टैक्स लगा। देखिए उसके अंदर टैक्स जो है ना, अब एडवांस टैक्स लीज़ के बाद रजिस्टर ऑफिस में होता था, वहाँ पे एडवांस टैक्स जो है वो केडीए में भरा जाएगा। ठीक है, जैसे और भी चीज़ें होती हैं वो जो केडीए के रूल्स हैं फिर वहाँ पे फॉलो अप होते हैं। अच्छा, उसमें क्या टैक्स लगते हैं ये जो बता रहे हैं, ट्रांसफर के अंदर क्या टैक्सेस लगता है? जैसे वो गवर्नमेंट की फ़ीस है वो फ़ीस भरनी पड़ेगी, ठीक है ना। गवर्नमेंट की फीस क्या है वहाँ पर? जैसे जो जिस इलाके का जो भी वो होगा ना, नाट नाज़ाबाद की अलग है, नाज़ाबाद की अलग है, गुलशन की अलग है, जो गवर्नमेंट बता दे कि इसके हिसाब से पे ऑर्डर बना के दे। उनका ग्राउंड रेंट होता है, ग्राउंड रेंट का सरचार्ज होता है। अगर आपने मकान बना लिया है तो उसका आप उनको देंगे PT1 असेसमेंट जो होता है प्रॉपर्टी टैक्स, तो वो फिर NEF नहीं लगेगा। अगर आपने वो नहीं दिया तो वो उसके ऊपर NEF लगा दे देंगे। नॉन यूटिलाइजेशन फीस जो होती है वो लग जाएगी, वो ज़्यादा होती है। तो इस तरह के हैं टैक्स और भी हैं केडीए के, लेकिन वो डीप में चले जाएंगे हम, वो उसको ज़्यादा समझ में आएगी जो रिलेटेड है ना केडीए जाती है। कितना परसेंट लगता है ये आइडिया हो ना हमें कि जैसे ये ट्रांसफर कोई करवा रहे तो उसमें कितना परसेंट? उनका केडीए के रेट्स है ना, आप यूँ समझ लें जैसे ट्रांसफ़र का जो है फ़ीस ज़्यादा होती है, म्यूटेशन की फ़ीस कम होती है। ट्रांसफर ज़्यादा होता है। ट्रांसफ़र लीज़ दिया हुआ तो उसकी फ़ीस ज़्यादा है। जैसे यहाँ की नाट नाज़ाबाद की समझ लें 150 रुपये है पर स्क्वायर यार्ड म्यूटेशन की, और उसकी जो है वो 250 रुपये है ट्रांसफ़र की फ़ीस। इसी तरह ग्राउंड रेंट है, NEF है, ये और बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। जो ट्रांसफ़र लेटर निकलता है उस पर कोर्ट से स्टैम्प्स लगते हैं, एडवांस टैक्स भरा जाता है, गेन जैसे मुख्तलिफ चीज़ें। ठीक है सर। ठीक है। अगर कोई खरीद के जैसे बेचना चाहता है तो म्यूटेशन नहीं कराएगा तो उसका कोई नुकसान, जैसे आमतौर पे होता है कि मुझे साल या 6 महीने या जो भी। देखिए मैं आपको बताऊं, अगर किसी ने सेल डीड कराई और वो अपने पास रख के बैठा हुआ है कागज़, तो मसला ये होता है जो आज का खर्चा है वो आज लगेगा, अगर वो कराएगा 5 साल बाद तो 5 साल का खर्चा कुछ और हो जाएगा।